नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण प्रस्ताव पारित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज से, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज, विश्वास मत प्रस्ताव कल पेश किया जाएगा। केंद्र ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम में संशोधन किया। विदेश में रहने वाले रिश्तेदार अब भारत में 10 लाख रुपए तक भेज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अमरावती में दुकानदार की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपी। दक्षिण पश्चिम मानसून निर्धारित समय से 6 दिन पहले समूचे देश में पहुंचा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पावन गुफा तक जाने में असमर्थ लोगों के लिए ऑनलाइन पूजा सुविधा शुरू की। और भारत की कलाइवानी श्रीनिवासन कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। कुलदीप कुमार सेमीफाइनल में। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन कल अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण उपायों पर एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखे गए प्रस्ताव का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनुमोदन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गरीब कल्याण अन्न योजना पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। गरीबों की चिंता हमारी सरकार की प्रायोरिटी रही है। हर एक बड़े फैसला, हर एक साहसिक फैसला भारत के गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने किया। उसी को लेके आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को आदर करते हुए, उनको स्वीकृति देते हुए उस मॉडल को एक ग्लोबल मॉडल बन चुकी है। उसीलिए हम सभी की नाज है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार की एक प्रस्ताव पारित किया। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक कल हैदराबाद में शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित 350 सदस्य बैठक में भाग ले रहे हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नेताओं ने युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष की सेवा का अवसर देने वाली अग्निपथ योजना की सराहना की। अगले 18 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की घोषणा की भी सराहना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। वे आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के 35,000 मतदान केंद्र स्तर के कार्यकर्ता विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे। आशा है कि ये रैली स्थानीय संस्कृति और परंपरा की थीम पर आधारित होगी। एक रिपोर्ट। 3 वर्ष बाद हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के पहले दिन आर्थिक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और खासतौर पर गरीबों के लिए कोविड महामारी के दौरान समय पर शुरू की गई गरीब कल्याण योजना तथा जनधन योजना और कृषि सम्मान निधि योजना की सराहना की गई। मीडिया के साथ बातचीत में बताया गया कि प्रस्ताव में कोविड महामारी के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार का भी उल्लेख किया गया है। कार्यकारिणी में आज राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने यह प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में पश्चिम बंगाल और केरल में विपरीत स्थितियों में मेहनत कर रहे तथा देश के अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्य को भी सराहा गया। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने तथा विशेष तौर पर तेलंगाना को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद में मीडिया संगठनों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास और इसी उद्देश्य को लेकर सभी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश ने इतने व्यापक स्तर पर लोक कल्याण के लिए कदम नहीं उठाया है।
देश में 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सेवा भाव से काम किया, शासन के नए आयाम स्थापित किए और गरीबों के कल्याण में सबसे आगे रहे। देश भर के सभी राज्यों में कुल मिलाकर देखा जाए 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों के बनाकर दिए, 45 करोड़ बैंक खाते खोले हैं, हर घर को बिजली देने का काम किया है, मुफ्त में वैक्सीन 198 करोड़ लगाने का काम किया, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज 28 महीने देने का काम दुनिया में एक देश में भारत में मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, हर घर को नल से जल देने का काम भी हमने शुरू किया और 9 करोड़ लोगों को दे दिया। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज मुंबई में शुरू होगा। आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। एकनाथ शिंदे सरकार कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। उन्होंने 170 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। शिवसेना के बागी विधायक कल रात गोवा से मुंबई वापस लौट आए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर और महाविकास अघाड़ी के रंजन साल्वी के बीच सीधा मुकाबला है। बीती रात मुंबई के एक होटल में बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों की संयुक्त बैठक हुई। कल शाम गोवा से असंतुष्ट विधायकों के लौटने के तुरंत बाद ही यह बैठक रखी गई। पिछले महीने की 20 तारीख को हुए विधान परिषद चुनाव के बाद से शिवसेना के विधायक राज्य से बाहर थे। इन सभी विधायकों को वापस मुंबई लाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व्यक्तिगत रूप से कल गोवा गए थे। भाजपा और बागी विधायकों की संयुक्त बैठक में 2 दिवसीय सत्र में आगे बढ़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विधायकों को संबोधित किया। इस बीच शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को वोट देने का निर्देश दिया है, जो भाजपा के राहुल नार्वेकर के खिलाफ खड़े हैं। कुणाल शिंदे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम के तहत विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को अधिक राशि भारत भेजने की अनुमति और कुछ अन्य रियायतें दी गई हैं। अब सरकार को सूचना दिए बिना 10 लाख रुपए तक की राशि संबंधियों द्वारा भेजी जा सकेगी। यदि इससे अधिक राशि भेजी जानी है तो सरकार को 3 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। पहले ये अवधि 30 दिन की थी। संशोधित नियम के अनुसार संगठनों को पंजीकरण या पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत प्राप्त राशि के उपयोग के लिए बैंक खाते खोलने के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए भी अधिक समय दिया गया है। विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों या व्यक्तियों को प्रत्येक तिमाही आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी देने का प्रावधान भी हटा लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। गृह मंत्रालय ने अमरावती के उमेश कोल्हे की जघन्य हत्या की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दी है। कोल्हे की पिछले महीने की 21 तारीख को हत्या की गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि इस हत्या के पीछे के षड्यंत्र, इसमें शामिल संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी बारीकी से जांच की जाएगी। पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने कहा है कि इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह है। विदेश मंत्रालय ने अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की भारत पर की गई टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण और गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ये टिप्पणियां भारत और इसके संवैधानिक ढांचे तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में समझ की गंभीर कमी को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि आयोग सोची समझी रणनीति के तहत अपने बयानों और रिपोर्ट में लगातार गलत तथ्य पेश कर रहा है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से संगठन की विश्वसनीयता और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल तेलंगाना में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL की भानोर इकाई में
नई रक्षा विनिर्माण इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इनमें भानोर इकाई में प्रक्षेपास्त्र के अग्रभाग वॉरहेड और कंचनबाग इकाई में रेडियो फ्रीक्वेंसी अन्वेषक केंद्र शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इन विनिर्माण केंद्रों का शुरू होना रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में बीडीएल की प्रतिबद्धता दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने बीडीएल की विशाखापत्तनम इकाई में केंद्रीय भंडारण सुविधा का भी उद्घाटन किया। देश में अब तक 197 करोड़ 94 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 8,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 6 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 4 करोड़ 67 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण प्रस्ताव पारित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में करेंगे एक जनसभा को संबोधित। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज से। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज, विश्वास मत प्रस्ताव कल पेश किया जाएगा। केंद्र ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम में संशोधन किया है। विदेश में रहने वाले रिश्तेदार अब भारत में 10 लाख रुपए तक भेज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अमरावती में दुकानदार की हत्या मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून निर्धारित समय से 6 दिन पहले समूचे देश में पहुंच गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पावन गुफा तक जाने में असमर्थ लोगों के लिए शुरू की है सुविधा ऑनलाइन पूजा की। और भारत की कल्लायुनी श्रीनिवासन कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डो कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि कुलदीप कुमार हैं सेमीफाइनल में। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है कार्यक्रम अभ्यास। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछते हैं सवाल 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 6 जुलाई। आपके सवालों का हम कर रहे हैं इंतजार। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष पवित्र गुफा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा है कि उनकी वेबसाइट www.shriamarnathjshrine.com के माध्यम से इन ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। ऑनलाइन सेवाएं श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि पुजारी श्रद्धालु के नाम से पूजा और हवन करेंगे तथा श्रद्धालु ऑनलाइन पूजा में शामिल होंगे। प्रसाद उनके घर पहुंच दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि पूजा की बुकिंग होने के बाद श्रद्धालु के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर तिथि और समय के साथ लिंक भेज दिया जाएगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से हमने एक वर्चुअल पूजा हवन की व्यवस्था शुरू की है। इसमें जो भक्तगण बाबा के दर्शन करने के लिए यात्रा करने नहीं आ पा रहे, वो हमारी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन सर्विसेज में जो ऑप्शन है उसमें वर्चुअल पूजा, उसके साथ प्रसाद, 5 ग्राम के सिक्के या 10 ग्राम के सिक्के या हवन के लिए ऑप्शन है, उसमें से अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वर्चुअल पूजा के लिए आपको 1100 रुपए के बुक कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप हवन करना चाहते हैं तो 5100 रुपये देके आप बुकिंग कर सकते हैं।
आकाशवाणी श्रीनगर ने बालतल आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित विशेष प्रसारण शुरू किया है। बालतल में एफएम ट्रांसमिशन सुविधा और स्टूडियो बनाया गया है, जहां से यात्रियों के लिए प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक विशेष प्रसारण किया जा रहा है। ये प्रसारण आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर दुनिया भर में सुना जा सकता है। ये एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच पर उपलब्ध है। ये प्रसारण रक्षाबंधन के पर्व तक जारी रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सन 2030 तक देश में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने में कार्बन मुक्त भवन निर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका की संयुक्त पहल सोलर डेकाथलॉन इंडिया पुरस्कार समारोह के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में ये बात कही। श्री जितेंद्र सिंह ने रियल एस्टेट डेवलपर्स, उद्योग और शिक्षाविदों से भारत की जलवायु के अनुकूल, अभिनव और किफायती समाधान खोजने का आग्रह भी किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, उनकी इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवानिधि पैकेज के अधिकारी होंगे। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 2500 मीट्रिक टन गेहूं की 15वीं खेप भेजी है। ये खेप अटारी वाघा बॉर्डर से भेजी गई। संयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त बलबीर मंगत ने बताया कि अब तक अफगानिस्तान को 36,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा चुका है। भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का वायदा किया, जिसमें अब केवल 14,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जाना बाकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन के साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में डॉक्टर नागेश्वरन ने बताया है कि भारत ने कोविड की वजह से आई मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित तेजी से वृद्धि हासिल की है। डॉक्टर नागेश्वरन ने बताया कि सरकार ने देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। India's startup policy has been evolving very, very steadily in the right direction. So India's startup ecosystem is not confined to the big metros, but it has spread to B and C tier towns and cities as well. And that is the biggest contribution that the government's emphasis on Startup India and Stand Up India has made to creating not just unicorns, but creating a culture of entrepreneurship, creating the ecosystem for entrepreneurship and startup, once again, not among the big cities, but across the country. ये विशेष साक्षात्कार एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटर्स पर सुना जा सकता है। ये साक्षात्कार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत की कलाइवानी श्रीनिवासन फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल मुकाबला कल होगा। बबीता बिष्ट, ज्योति और नीमा को कांस्य पदक मिला। उन्हें सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। कुलदीप भी पुरुष वर्ग के 48 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एलोर्डा कप प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की गई है। इसमें भारत और मेजबान कजाकिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान, क्यूबा, चीन और मंगोलिया के मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। बर्मिंघम में भारत के साथ 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 5 विकेट पर 84 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले भारत ने दूसरे दिन 7 विकेट पर 338 रन से आगे खेलना शुरू किया। रविंद्र जडेजा के शानदार शतक और कप्तान जसप्रीत बुमराह की धुआंधार बल्लेबाजी से दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में बना लिए 416 रन। बुमराह ने केवल 16 गेंदों में नाबाद 31 रन की पारी खेली। स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में रिकॉर्ड 35 रन बने।
और महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत को पूल बी में चीन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति, आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम राष्ट्रवादी हंसा जीवराज मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1897 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और 1932 में वे गिरफ्तार कर ली गईं। हंसा जीवराज मेहता ने बड़ौदा कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके बाद इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। 1920 में लंदन में निवास के दौरान हंसा मेहता की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें महात्मा गांधी से मिलवाया और उन्हें स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा। हंसा जीवराज मेहता का राजनीतिक जीवन 1937 में बंबई विधान परिषद के चुनाव में जीत के साथ शुरू हुआ। वे 1949 तक परिषद में रहीं। इस दौरान मेहता अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस से करीबी रूप से जुड़ी रहीं और 1946 में उसकी अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर का मसौदा तैयार किया। इस चार्टर में महिलाओं के लिए समानता और नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी। मेहता ने 1946 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की उप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की सार्वभौम घोषणा के दौरान एलिनोर रूजवेल्ट के साथ उपाध्यक्ष रहीं। मेहता मुंबई में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से विश्वविद्यालय में नियुक्ति के साथ भारत में पहली महिला वाइस चांसलर बनी। हंसा मेहता बंबई से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुई, जहां उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में मजबूती से तर्क रखे और समान नागरिक संहिता और आरक्षण पर बहस में हस्तक्षेप किया। मेहता संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए भारतीय प्रतिनिधि थी। उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अधिकारों को समावेशी बनाने में योगदान दिया। सभी पुरुष स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, इस वाक्य को बदलकर सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान रूप से जन्मे हैं, ये करने का श्रेय भी हंसा मेहता को ही है। भारत सरकार ने 1959 में हंसा जीवराज मेहता को पद्म भूषण से सम्मानित किया। 4 अप्रैल 1995 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी हंसा मेहता को आकाशवाणी का शत-शत नमन। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। हम राष्ट्रवादी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1892 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अपने भाषण में लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हबीब को कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने लगभग 14 वर्ष देश की विभिन्न जेलों में बिताए। हबीब का संबंध स्वाधीनता सेनानियों के परिवार से था। उनके दादा शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खड़े होने वाले पंजाब के प्रथम व्यक्तियों में शामिल थे। उनके निकट संबंधियों को भी जेल जाना पड़ा। उनकी पत्नी स्वाधीनता सेनानी शफ्तुन्निसा बीवी ने अपने परिवार पर ब्रिटिश पुलिस के क्रूर दमन के बावजूद हबीब का समर्थन किया।
हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जमीयतुल उलेमा-ए हिंद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मौलाना अबुल कलाम आजाद की सलाह पर 1920 में मजलिस-ए-एहरार यानी द सोसाइटी ऑफ फ्रीडम शुरू की। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंके जाने की घटना के बाद अंग्रेजों के दमन के भय के बावजूद भगत सिंह के परिवार को शरण देने के लिए मौलाना लुधियानवी आगे आए। उन्होंने 1931 में शाही जामा मस्जिद के निकट लगभग 300 अंग्रेज अधिकारियों और पुलिस के सामने भारतीय ध्वज फहराया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पानी के अलग अलग घड़ों की व्यवस्था की, तो उन्होंने हिंदू, मुसलमान और सिख कार्यकर्ताओं की सहायता से वो घड़े तोड़ दिए। इसके लिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 1947 के बुरे समय में खराब माहौल के कारण हबीबुर रहमान ने अपने मित्रों के परामर्श से लुधियाना छोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली में शरणार्थी शिविर में शरण ली। उन्होंने मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति ठुकरा दी और अपने पुश्तैनी घर लुधियाना लौट गए। स्वाधीनता और मरते दम तक लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हबीबुर रहमान लुधियानवी की मृत्यु 2 सितंबर 1955 को हुई। इस महान राष्ट्रवादी हबीबुर रहमान लुधियानवी को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही ये कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। दक्षिण पश्चिम मानसून निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही देश के सभी भागों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अब मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात और राजस्थान के शेष भागों की ओर बढ़ गया है। वर्ष 2003 से अब तक केवल 5 बार ऐसा हुआ है जब 2 जुलाई से पहले मानसून पूरे देश में एक साथ पहुंचा है। पिछले वर्ष मानसून 13 जुलाई को समूचे देश में पहुंचा था। अगले 5 दिन में ओडिशा, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज बारिश का अनुमान है। इधर दिल्ली में और मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में आज बादल छाए रहेंगे। 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में बारिश हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर और आइजॉल में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और अब मुनीश, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ चंद्रिका जी, आज चूंकि रविवार है इसलिए अखबार खासे रंगीन और वजनदार हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है तो मैं बताता हूं आपको क्या है सुर्खियों में। अखबारों ने कोविड काल और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबावों के बावजूद देश की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे ऊंची होने की खबर को सुर्खियों में जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा कहता है, मोदी की नेतृत्व क्षमता से अर्थव्यवस्था बनी वैश्विक मॉडल। और हरिभूमि कहता है, तेलंगाना में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का काम पूरा। रामागुंडम शहर को 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन के इस वक्तव्य को तो कई अखबारों ने प्रमुखता दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह। गृह मंत्रालय के विदेशी चंदा अधिनियम में संशोधन कर विदेश में रह रहे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की बगैर पाबंदी अनुमति भी अखबारों की सुर्खियों में है। अमर उजाला की खबर है, राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का समर्थन बढ़ा, अन्ना द्रमुक और सहयोगी भी साथ आए। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की पहली परीक्षा आज होने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है और दैनिक जागरण ने डीआरडीओ के मानव रहित स्वदेशी विमान की पहली उड़ान सफल रहने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। लोकसत्ते की खबर है, उत्तर प्रदेश में बने कालीन, खिलौने और फर्नीचर के निर्यात की मुहिम तेज और दिल्ली में आगामी 3 दिन बारिश होने की आसार की खबर हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। लिखा है, गुजरात और राजस्थान में शुक्रवार से शुरू हुई बारिश से मानसून पूरे देश में पहुंचा। अमर उजाला कहता है, जून में औसत से 8% बारिश कम हुई और दैनिक भास्कर बताता है, आगामी गणपति महोत्सव की मूर्तियों के ऑर्डर मिलने से गांवों में है उत्सव का माहौल। मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भी गांवों को ऑर्डर मिले हैं और दिल्ली आगरा के बीच तीसरा टॉल शुरू, ये बताता है हिंदुस्तान।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण प्रस्ताव पारित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज से। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज। विश्वास मत प्रस्ताव कल पेश किया जाएगा। केंद्र ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम में संशोधन किया। विदेश में रहने वाले रिश्तेदार अब भारत में 10 लाख रुपए तक भेज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अमरावती में दुकानदार की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंपी। दक्षिण पश्चिम मानसून निर्धारित समय से 6 दिन पहले समूचे देश में पहुंचा। और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पावन गुफा तक जाने में असमर्थ लोगों के लिए ऑनलाइन पूजा सुविधा शुरू की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।